अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और जो शुरुआत हमने कल की थी, यानी एक बड़ा ही अहम दिन है हमारे सामने। पता नहीं हम शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, मैं इधर देख रही हूं, आप इधर चला रहे हैं। नॉनदलेस जी, आज का अहम तरीन दिन हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन की इनॉग्रेशन के ऊपर। यानी कल से ये सिलसिला शुरू हुआ था। व्हाट अ फैंटास्टिक टाइम टू बी अलाइव इन हिस्ट्री बिकॉज डेमोक्रेसी इज डेफिनेटली स्ट्रेंथनिंग। और एक दफा फिर हमें ये बात प्रूफ हुई है कि जमहूरियत, जो लोग कहते हैं ना कि जी उसके लिए बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स का साथ मिलकर चलना बड़ा अहम है, लेकिन जब वो नहीं चल पाती तो जमहूरियत डिरेल हो जाती है। लेकिन एक दफा फिर दुनिया की सबसे मुस्तहकम जमहूरियत ने यह शो किया दैट इट हैज अ वे ऑफ सेल्फ करेक्टिंग। और यही बात बावर की नौमुंतखब सदर अमरीका यानी जो बाइडेन साहब ने कल अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में उन्होंने एक दफा फिर कहा कि हमारे सामने मुश्किलात बहुत हैं और तरजीहात में यकीनन पेंडेमिक और कोविड शामिल है, जिसमें अभी तक 4 लाख अमरीकी अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इसके अलावा जो पोलराइजेशन है माशरे की, जो जख्म दिए गए हैं पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोगों के रवैयों ने, उनकी वजह से भी ये बड़ा एक अहम वक्त है अमरीकी हिस्ट्री में। इसके हवाले से क्या रिपोर्ट ऑपरेशंस पूरी दुनिया में हो रही थी, निगाहें मरकूज थी। कल हम इस पे एक्सपेक्टेशंस पे बात कर रहे थे। आज हमारे साथ फिर एक दफा एम्बेसडर जमील अहमद साहब मौजूद होंगे। अनीला अली हु इज अ पॉलिटिशियन फ्रॉम अमेरिका, वो हमारे साथ होंगी। और इसके हाल अहवाल, जो उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स रही हैं, स्पीच रही है, पूरी दुनिया से जो रिएक्शंस आए हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट जो बाइडेन की इनॉग्रेशन सेरेमनी के ऊपर। अमेरिका में इंतकाल इक्तिदार मुकम्मल, जो बाइडेन ने सदारत का हल्फ उठा लिया। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States. अमरीकी कौम से खिताब में कहा, आज जमहूरियत की जीत हुई। This is America's day. This is democracy's day. Today we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause. The cause of democracy. बाइडेन ने कहा, अब ये नहीं कहेंगे कि हालात नहीं बदल सकते। A rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism that we must confront and we will defeat. And I ask every American to join me in this cause. It did not happen. It will never happen. Not today, not tomorrow, not ever. बाइडेन की नायब कमाला हैरिस ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। Kamala Devi Harris, I solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution. लेडी गागा ने तकरीब में अमरीकी कौमी तराना पढ़ा। जेनिफर लोपेज ने भी आवाज का जादू जगाया। तकरीब में साबिक सदर बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और बराक ओबामा समेत कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। डोनाल्ड ट्रंप तकरीब में शरीक नहीं हुए और तकरीब से कबल ही अहलिया के हमरा व्हाइट हाउस को अलविदा कह गए। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिस तरह के प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि ये एक शख्स की या एक पार्टी की आज जीत नहीं है, बल्कि एक नज़रिए की जीत है, जिसको फिर गाहे बगाहे मुख्तलिफ आर्टिस्ट ने, मुख्तलिफ लोगों ने वहाँ पे आके एक दफ़ा फिर रीइटरेट किया। आपको बताते हैं कि ओहदा संभालते ही बाइडेन ने सदर ट्रंप के अहकामात को मुअत्तल किया, मुतअद्दिद एग्जीक्यूटिव हुक्मनामों पर दस्तखत कर दिए और ये एक बहुत ही मोन्यूमेंटल डे था। इसके अलावा जिस तरह के कहा जाता है कि इतनी दिहाइयों सदियों पर मुहीत जमहूरियत में पहली दफा कमला हैरिस जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनती हैं तो यकीनन ये बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी लड़कियों के लिए एक पेशखेमा है आने वाले दिनों के लिए कि क्या कुछ पॉसिबल है। और उन्होंने कहा कि पहले भी अपनी स्पीच में वो कह चुकी हैं कि जब उनको पता चला एंड शी वॉन द इलेक्शंस कि जी ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अकेले की जीत नहीं है, बल्कि उन तमाम जनरेशंस की, उन तमाम खवातीन की जिन्होंने इस पर हिस्सा डाला है और एक दफ़ा फिर इस ख्वाब को जिंदा रखा है। बहुत सारे लोगों के लिए हाई पॉइंट्स अलग अलग थे, लेकिन मैं आपको खास तौर पे यूथ
पोएट लॉरिएट 2017 अमांडा गॉर्डन, जिनको बुलाया गया पर्टिकुलर इनॉग्रेशन सेरेमनी में अपनी नज़म को रिसाइट करने के लिए, मैं उनका यहाँ पे हवाला देना चाहूंगी. फॉर मी इट वाज अ रियली पावरफुल पोएट्री. प्लीज टेक अ लुक एट इट. इसका पहला टुकड़ा हमने आपके लिए निकाला है, लेकिन काश के पूरी दुनिया के कायदीन इस तरह सोच सके. एक बात वो बड़ी इसमें अहम कहती हैं, पहले हम आपको ये बात सुनवाते हैं और उसके बाद इस पर तबसरा करते हैं. लेट्स टेक अ लुक एट दिस. दिस इज अमांडा गॉर्डन who was there at the inauguration ceremony for President Joe Biden. Let's take a look. Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans and the world. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace, and the norms and notions of what just is isn't always just is. And yet the dawn is hours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one. What a powerful poem. यानी आप सिर्फ इन जज्बात को देखें जिसमें कहा जाता है कि खामोशी का मतलब हर दफा अमन और सलामती नहीं होता. तो खामोश रहने का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज करें और चीज़ों को जहां है जैसे है की बुनियाद पे एक्सेप्ट कर लेना इंसाफ नहीं है. यानी जस्टिस इज नॉट जस्टिस. और फिर सबसे अहम बात जो मुझे लगती है कि जब उन्होंने कहा कि वी आर नॉट अ नेशन दैट इज ब्रोकन, सिंपली अनफिनिश्ड. और मैं इसके लिए कह रही थी कि ये तमाम कायदीन को सोचना चाहिए कि जब हम चीज़ों को कहते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम खराब हो गया है, इस्तेहकाम नहीं है, इदारे करप्ट हैं, तो इट इज़ जस्ट अनफिनिश्ड स्टोरीज. जो अक़वाम होती हैं, जो दुनिया की अमेजिंग कौमें होती हैं, वो ये नहीं सोचती कि जी हम बिखर गए हैं, हम टूट गए हैं, हमारा जवाल आ गया है, हम इस तनज़्ज़ुली से कभी निकल नहीं सकते, बल्कि वो कहते हैं दिस इज़ आवर अनफिनिश्ड स्टोरी. और स्टोरी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक चीज़ें बेहतरीन की तरफ नहीं चली जाती. इस नोट पे आई वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स एम्बेसडर जमील अहमद साहब. बुरा भी रहे हैं, हमारी सारी गुफ्तगू अभी तक सुन रहे थे. एम्बेसडर साहब, व्हाट अ फैंटास्टिक टाइम इन हिस्ट्री, व्हाट अ पावरफुल सेरेमनी. क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि बड़ी तारीख साज किस्म का ये दिन रहा अमेरिका के लिए और बल्कि दुनिया के बाकी ममालिक के लिए भी. ये बहुत फोकस किए बैठे थे और जिसका कि आपको नजर आएगा कि जो हेड ऑफ स्टेट्स ने मुबारकबाद के उन्हें पैगामात भेजी हैं, उसमें उसका रिफ्लेक्शन आगे करके मैं आपका जिक्र कर दूंगा. और ये खास तौर पर इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि कर्फ्यू नुमा समा था कल रात तक, बल्कि आज सुबह तक. उसमें कोविड तो खैर एक फैक्टर था, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर उससे ज्यादा था. कोविड की वजह से 25,000 नेशनल गार्ड्स यानी कि मिलिट्री के लोग नहीं लगाए जाते. ये जाहिर है उनके पूरे तमाम स्टेट्स में, तकरीबन 50 स्टेट्स में रेड अलर्ट थे हर जगह पर. लेकिन जहां जमहूरियत में आप देखें कि किस खूबसूरती से इन्होंने, जिस जमहूरियत ने इतनी ज्यादा खराबी पैदा कर दी थी, उसी जमहूरियत ने उस खराबियों को दूर करने में एक आज नई जो है समत मुतय्यन कर दी है, बल्कि लोगों को वो होप दे दिया. इसीलिए जो बाइडन ने अपनी तकरीर में और गाहे बगाहे मुख्तलिफ जगहों पर आज कहा कि जी अमेरिका में पॉसिबिलिटीज है, अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज है. लिहाजा हमें पहली दफा व्हाइट हाउस से ये सुनने को मिला है अमेरिकन तारीख में कि व्हाइट सुप्रीमेसी के बारे में, पहली दफा पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म के बारे में, डोमेस्टिक टेररिज्म के बारे में कभी इससे पहले व्हाइट हाउस में इस इनॉग्रल स्पीच दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोशन जमील साहब जो आपने कहा कि डोमेस्टिक टेररिज्म. अनीला ने भी पहले इसी हवाले से जब हम कैपिटल ब्रीच डे की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जी हाँ, पहली दफा इस बात पे मुत्तफिक होके, एक जबान होके डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने कहा है कि जो कुछ उस दिन हमने देखा वो डोमेस्टिक टेररिज्म थी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पिक ऑन द सेलिब्रेशंस. अनीला जी, क्या इस वक्त एटमॉस्फेयर है? मेरे ख्याल में जब हम सोशल मीडिया की तरफ देखते हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो आ रही हैं
हैं, यानी ऑफ कोर्स पेंडेमिक एसओपीज को देखते हुए, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर सेलिब्रेटिंग, रिजॉइसिंग, फॉर देम इट्स अ न्यू डॉन इन अमेरिका. क्या कहेंगी आप? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी सिद्रा. मुझे यही लग रहा था कि मैं 2008 पहुंच गई हूँ, जब पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट हमने इलेक्ट किए थे, प्रेसिडेंट ओबामा. लेकिन उस वक्त का जो समा था वो जरा डिफरेंट था, क्योंकि वहां पर मिलियंस ऑफ लोग आ गए थे एट द नेशनल मॉल. लेकिन इस दफा सारी स्ट्रीट्स खाली थी और जो हमारे साथी थे वो सारे ट्रूप्स थे. लेकिन ये जो ड्रीम थी, जो कि हमें 3 हफ्ते पहले तक लग रहा था कि नहीं होगी, पहले एक वेडनेसडे इंसरेक्शन हुआ, दूसरे वेडनेसडे इंपीचमेंट हुआ और आज थर्ड वेडनेसडे हमने सेलिब्रेट किया. हम सब डरे हुए थे कि क्या हो रहा है. मुझे ये भी पता चला कि जो बाइडेन के पास नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाले आए थे और उन्होंने कहा मत करें, स्केल डाउन कर लें, इंटरनल अंदर करें आप अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी. तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है सिंबल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हमें रीबिल्ड करना है दुनिया में अपने लोगों में कि डेमोक्रेसी इज अलाइव, और हमारे जो हमारे सिंबल्स हैं हम उनको देंगे, हम अपनी करेंगे, ओथ टेकिंग करेंगे, अपने कैपिटल के पास जाएंगे. अनिला जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसकी अलामती अहमियत बहुत ज्यादा थी, ग्लोबली लोग देख रहे थे, और इसको इस स्केल पे ना करना या इसको इंटरनल सेरेमनी बना देना शायद बहुत सारे लोगों के साथ हक तलफी होती. लेकिन खबरें ये भी आ रही थी कि जस्ट आवर्स अहेड ऑफ दिस सेरेमनी 12 यूएस ट्रूप्स को कैपिटल ड्यूटी से हटा दिया गया, और उसके बारे में कहा जा रहा था कि खदशा ये है कि शायद इनसाइडर अटैक भी हो जाए. So again, coming back to the main challenge which is before President Biden is कि कितनी polarized, कितनी बिखरी हुई इस वक्त की आवाम है, और उन्होंने खुद इसके हवाले से अपनी स्पीच में कहा कि my biggest mission is to end the uncivil war. इसके बारे में बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. जो बाइडेन की इनॉग्रेशन सेरेमनी के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं अनीला अली एंड फॉर्मर एम्बेसडर जमील अहमद साहब. जमील साहब, किस तरह देखते हैं ये जो चैलेंजेस का बार बार जिक्र किया जा रहा है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन वांट्स टू एंड द अनसिविल वॉर, इसकी स्ट्रैटेजी, इसका रोड मैप क्या आपको उभरता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, उसका तो पहले दिन ही उन्होंने इशारा दे दिया, जबकि उन्होंने अपनी यूनिटी की बात की, जबकि उन्होंने कहा है कि माय सोल गोज टू यूनाइट द एंटायर नेशन. जबकि उन्होंने जब 1000 के करीब जब व्हाइट हाउस और जो उससे कनेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे जब खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 4 साल का कल्चर मैं खत्म करना चाहता हूं, और अगर कोई डिसरिस्पेक्ट या डिग्निटी किसी की अगर किसी ने हर्ट की तो मैं उस पे उसी वक्त उसको फायर करूंगा. ये बात जो बाइडेन ने उन्हें खिताब करते हुए आज अपनी इनॉग्रल स्पीच के बाद जब किया, तो उन्होंने ये बात की. कभी भी इससे पहले व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट इतना कैंडिडेट नहीं था. ये तमाम चीजें इशारा कर रही हैं कि प्रेसिडेंट को जो दाग अमेरिका के इस कल्चर, यानी जो कि डिवाइड किया गया सोसाइटी को, जिसका कि उन्होंने व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट का जिक्र कर दिया खुद अपने स्पीच में, इनॉग्रल स्पीच में ये जिक्र करना बहुत बड़ी बात है, और डोमेस्टिक टेररिज्म का जिक्र करना. तो उन्होंने जब इसका जिक्र किया तो उसके साथ साथ उनका हर कदम इस चीज की गम्माजी करता है कि वो इस मामले को अब रिपेयर करना चाहते हैं. बिल्कुल. और जब आपने, सॉरी एम्बेसडर साहब, आपको यहाँ पे इंटरजेक्ट कर रही हूँ, जहां आपने कहा कि बहुत सारी रिलेशनशिप्स को रिपेयर करना चाहते हैं, कई एग्जीक्यूटिव हुक्मनामों पे जो उनका दस्तखत है वो भी काफी तवज्जो का हामिल रहा. सबसे बढ़कर ये कि पूरी दुनिया इस वक्त कोविड को लेकर तशवीश का शिकार है. उन्होंने बार बार कहा कि अमरीकियों का भी उनसे यही मुतालबा है कि अव्वलीन तरजीह उनकी ये होनी चाहिए. अनीला, सबसे खुश आइन बात यह थी कि एक एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे के मुताबिक अमेरिका यानी यूएस इज बैक इन दी WHO, यानी दोबारा जो एक बड़ी तशवीश का बायस बना था कि आपने पुल आउट कर लिया था अमेरिका ने, और फिर पूरी दुनिया में पेंडेमिक की रोकथाम के लिए उसकी जो फंडिंग है, उसके जो वसाइल हैं, उसमें एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा था. सो आई थिंक कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन रियलाइजेस नॉट जस्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द अमेरिकन पीपल बट टुवर्ड्स द वर्ल्ड इटसेल्फ. एब्सोल्युटली. और देखिए, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे लोग चुने हैं जिनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है. मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है समांथा पावर्स की कि वो USAID में आई हैं. वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड, शी इज अ वंडरफुल पर्सन. और खुद देखिए, ये जो बाइडेन ने शुरू से डे 1 से एक बहुत ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट रखी है. उन्होंने, जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे, जब उन्होंने कॉल की अपॉइंटीज को, फर्स्ट उन्होंने जूम कॉल की, उन्होंने सबको कह दिया इफ आई फाइंड आउट कि किसी का दिल हर्ट हुआ है तो वो पर्सन, जो भी एम्प्लॉई है, वो यू आर द सर्वेंट ऑफ द पीपल.
तो ये जो ह्यूमिलिटी है इसके लिए बहुत फेमस हैं जो बाइडन। और मुझे एक और भी बहुत अच्छी बात लग रही है कि जो मैं देखती थी कि प्रेयर्स का नहीं होता था, ज्यादा बात नहीं होती थी, अब वो ज्यादा होती है। खुद बाइडन जो थे वो सुबह में प्रेयर्स के लिए चर्च गए और इस तरह से वो जाते रहते हैं। तो एक ये जो हम कह रहे थे रिलीजन को बिल्कुल आउट करो, अल्लाह का नाम भी ना लो, खुदा का नाम भी ना लो, तो वो सारा कुछ आ गया है टूवर्ड्स भाई आपका जो भी रिलीजन है आप फॉलो करें, रिलीजन इज इम्पोर्टेंट टू। तो बहुत सारी चीजें जो हमने शन कर दी थी इन द नेम ऑफ मॉडर्निटी, आई थिंक वो सारी लेके आएंगे वापस। व्हाट इज इट पॉइंटिंग टूवर्ड्स अनिला जी? क्योंकि ये बात भी काफी तवज्जो का मरकज रही, कई ओपिनियन पीसेस इस पे किए गए कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हु इज अ कैथोलिक, और फिर दूसरी तरफ उनके मोमर होने पे यानी ही इज द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की भी बात की गई। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ही इज गोइंग बैक टू अ फ्यू मच चेरिश्ड अमेरिकन ट्रेडिशंस? देखिए JFK जॉन एफ कैनेडी भी कैथलिक थे और उस वक्त सबने कहा था कोई कैथलिक कभी अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो ये तो हमारे सेकंड कैथलिक प्रेसिडेंट है, लेकिन ये इतने इंक्लूसिव हैं कि उन्होंने फौरन सबसे पहले एक ट्रैवल बैन आपने देखा, दैट वाज रिवोक्ड। उसके बाद उन्होंने जो सारी चीजें रिस्टोर की हैं, जो ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी है ट्रांसजेंडर LGBT कम्युनिटी की, वो उन्होंने की। और उसमें उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी, ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी, that equal rights. So dignity for all is his mantra. But tell me something कि पिछले 4 सालों में, एम्बेसडर जमील आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, बार बार बात की जा रही है व्हाइट सुप्रीमेसी को किस तरह डिसमेंटल किया जा सके पर्सपेक्टिव से, लोगों के नैरेटिव से, लोगों के जहनों से। अब ये उतना ही मुश्किल होगा जैसे हम अगर पाकिस्तान के तनाजुर में शिद्दत पसंदी की बात करते थे, इंतहा पसंदी की बात करते थे पिछली दिहाई में, ये इतनी इंटाइटल्ड होती है। इसको डिसमेंटल करने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? बिकॉज हमें पता है सोशल इंजीनियरिंग काम नहीं करती, और जिनके जहनों में ये खन्नास भर चुका है, किस तरह उनको वापस मेन धारा में लाया जाएगा? हाउ विल डिग्निटी फॉर ऑल बी एक्चुअली प्रोपोगेटेड इन द डेज टू कम? देखें, चीजों को खराब करना बहुत आसान होता है। 4 साल में बहुत खराबियां पैदा हुई और जिसका जिक्र उनके इनॉग्रल स्पीच में मौजूद है जो बाइडेन के, लेकिन उसको तस्हीह करने के लिए उन्होंने एक रोड मैप दे दिया। और आपने अभी खुद ही तस्करा किया, जो 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं उसमें उन्होंने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो कानून बना के गए थे और कमीशन बना के गए थे ट्रंप, उसको उन्होंने खत्म किया। रेफ्यूजीज रीयूनियन की बात उन्होंने की। उन्होंने अपने मुल्क के लिए भी उन्होंने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की, और उसके अलावा उन्होंने अपने मुल्क में भी सेफ्टी नेट जो कि ट्रंप ने खत्म किया था, यानी उसको मध्यम किया था, उस सेफ्टी नेट के बारे में उन्होंने जिक्र किया। और उसमें अभी किसी को निकाला नहीं जाएगा घर से, मतलब एक पूरा पैकेज उन्होंने दिया। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर यू, मुझे ये बताइएगा, सो द मैक्सिकन वॉल इज गॉन फॉर एवर, लेकिन जो बात की जा रही थी वहां पे इमिग्रेशन लॉज की, जो काफी खबरों में रहता था कि छोटे बच्चों को उनके वालिदैन से अलग करके उनको एक तरह से जेल में डाला जा रहा था, इज इट द एंड ऑफ दैट एज वेल? That he has already signed the order, the reunion, उन्होंने नाम उसका दिया है फैमिली reunion। आपने देखा होगा वो इमेजेस, दिल दहला देने वाले इमेजेस थे, जो कि ट्रंप ने जब माँ अलहदा और बच्चे अलहदा हो गए इस चक्कर में उन्होंने उसको रिसेंट कर दिया। बहुत अहम बात है ये। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर जमील और अनीला हमारे साथ मौजूद होने के लिए। वाकई दिल दहला लेने वाली बातें थी, जिसमें हम देखते थे कि छोटे कमसिन बच्चों को भी एक इलीगल इमिग्रेंट की तरह, एक मुजरिम की तरह ट्रीट किया जा रहा था, और बेशक वो 3 साल का हो या 1 साल का हो, उसको जेल में इस तरह डाला जा रहा था जैसे वो आदि मुजरिम है। बहरहाल जी, इट्स अ न्यू डॉन एंड वी होप दैट दिस ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी अराउंड द वर्ल्ड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। मुझे अक्सर डांट पड़ी होती है अम्मी से, दुपट्टा जरा उसके अंदर अगर बलछल आ जाए तो यार बता दिया करें आप लोग। अच्छा जी, आज के जो हमारा टॉपिक है इस वक्त आपसे जिनसे हम मुलाकात करवा रहे हैं, दे आर ट्रूली फिनोमिनल। एक ऐसा कपल जो कि अपनी शादी की वजह से मशहूर हुआ, लेकिन शादी कोई टिकटॉकर्स की नहीं थी, शादी में कोई ऐसी अनहोनी चीज़ उस तरह से नहीं थी जो आपको चौंका दे, लेकिन यकीनन आप इनकी शादी की जो वीडियोज़ हैं, जो पिक्चर्स हैं, उसको देखकर ना सिर्फ आप इनकी तारीफ करेंगे
बल्कि अल्लाह की कुदरत यानी अपना हमारे मुल्क को जो अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती अता की है उसकी भी तारीफ करेंगे। दे प्लान्ड अ डेस्टिनेशन वेडिंग इन पाकिस्तान एंड दे पिक्ड अप 5 अमेजिंग स्पॉट्स ऑफ द कंट्री, और वहां पे ये अपनी फैमिली के साथ गए, लेकिन इन्होंने अपनी शादी को बहुत ही यादगार बनाया। आइए सबसे पहले इसके हवाले से दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। शादी का एक नया अंदाज, रिवायती शादियां हुई पुरानी, अब शादी धूमधाम से नहीं बल्कि घूम घाम के होगी। कराची से ताल्लुक रखने वाले हसन खान और जैनब ने शादी करने का मुनफरिद अंदाज अपनाया। दुल्हे मियां ने साथ निभाया और दुल्हन के ब्राइडल शूट को यादगार बनाया। वीडियो शूट का आगाज शोगरान की बर्फानी पहाड़ी से किया, जिसके बाद कालाम, मालम जब्बा और फिर व्हाइट पैलेस जाकर शूट को यादगार बनाया। जबकि निकाह इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद में किया गया। कोरोना वबा के बाइस महदूद मेहमानों के साथ वलीमे की तकरीब का इनेकाद कराची में ही किया गया। ये देखें जी, वाकई अब शादियां धूमधाम से नहीं घूम घाम के होंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स घूमना कौन नहीं चाहता, और वैसे भी कोविड में इतना घर में रह के हम थक गए। लेकिन यहाँ पे जो अहम बात है ना, वो तमाम दुल्हनें जो नखरे करती हैं कि जी मैंने लहंगा पहना हुआ है तो मैं हॉल में चलकर कैसे जाऊं, मैं गाड़ी में कैसे बैठूं, स्पेशली अगर कोई पिजारो या वीगो लेके आ गया है बारात लेके। लेकिन देखें हमारी जबरदस्त जैनब ने अपने लहंगे समेत आपको खच्चर में बैठ के दिखाया है। तो हमारे साथ है जी जैनब और हसन, उनसे पूछते हैं जबरदस्त आइडिया उनके पास आया कैसे, एंड हु वर द पार्टनर्स। जो एक होता है ना, एक ख्याल, एक ख्वाब तो है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हु बिकेम देयर पार्टनर्स। सो वेलकम, कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड आपकी शादी ने तो धूम मचा दी है, लोगों को आइडियाज दे दिए। आइडिया किसका था ये जैनब? आइडिया मिक्स था। मैंने अपना आइडिया शेयर किया था हसन से, क्योंकि मैं एक एडवेंचरस ट्रैवलर हूँ, तो मैं हर साल 2-3 टूर्स कर रही होती हूँ। तो मुझे एक ये मेरा बेसिक सा आइडिया था कि हम लोग जो है कुछ जो इतना मेमोरेबल इवेंट है उसको भी जो है इसी तरह का कहीं लेके चलते हैं, किसी एडवेंचरस ट्रिप पे करते हैं। तो ये बड़ा एक बेसिक सा आइडिया मैंने हसन को बताया था। फिर हसन का अपना पर्पस था उसके अंदर, तो आई थिंक हसन खुद बताएंगे। अच्छा हसन, आप दोनों कॉलीग्स भी हैं, फिर यू डिसाइडेड टू गेट मैरिड, और मुझे अभी जैनब ऑफलाइन बता रही थी कि शादी से पहले एक ट्रिप पे इन्होंने आपको वो दिखाया कि भाई दिस इज द टेस्ट ऑफ एडवेंचर ट्रैवलिंग, और फिर आपने हामी भर ली। कभी आपने एक मिनट के लिए सोचा कि भाई फैमिली अनकंफर्टेबल हो सकती है, क्योंकि क्लोजेस्ट फैमिली तो आपके साथ ही ट्रैवल कर रही थी, बट हु वर योर पार्टनर्स? कौन से गेस्ट हाउसेस में रुके, किन से मदद ली, कोई टूर गाइड्स आपके साथ थे? हाँ, बेसिकली जब इन्होंने आइडिया शेयर किया तो बहुत रॉ सा आइडिया था, बट बहुत डिफरेंट था। तो फैमिली की एक्सेप्टेंस लाने में थोड़ी सी उस वक्त मुश्किल हुई, बट फैमिली एग्री कर गई। हाँ। लेकिन क्योंकि हम उसको अकेले एग्जीक्यूट कर नहीं सकते थे, वी नीडेड हेल्प, तो उसके लिए हमारे जो टूर गाइड्स थे वो नेविगेशियो एडवेंचर के नाम से कंपनी है जो वकास लीड करते हैं। तो हम उनके साथ पहले भी जो है वो डिफरेंट ट्रिप्स कर चुके हैं, मेरी फैमिली के साथ भी मैं उनके साथ कर चुका था। तो हमने अपने लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए उन्हीं पे भरोसा किया, और हम उनके ऑफिस गए और उनको बैठ के अपने एक रॉ आइडिया सुनाया कि वी आर गेटिंग मैरिड, बट हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की डिफरेंट लोकेशंस कवर करें। और उसके बाद जितना बैकअप पे लॉजिस्टिक्स प्लान किया है, जो हेडेक था, वो सब वकास ने अपने ऊपर बियर किया। उन्होंने सिर्फ हमें एक बात बोली कि तुम दोनों की शादी है और तुम दोनों चिल करो, तुम्हें किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसने हमसे ये पूछ लिया कि कौन कौन से हमारे जो गेस्ट है हम उनको लेके जा रहे हैं, जो हमारी इमीडिएट फैमिलीज थी, किस एज ग्रुप के गेस्ट हैं हमारे। आपको शायद हैरानी होगी, हम माइनस टेम्परेचर्स के अंदर गए, मगर हमारे साथ 2 छोटे बच्चे थे जो 1 साल और 1.5 साल की उम्र में थे। लेकिन उन माइनस टेम्परेचर्स में भी नेविगेशन ने हमें इस तरह के रूम्स बुक करा के दिए जो विद हीटर, विद हॉट वाटर था। तो मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल सा कंफर्टेबल कूजी सा माहौल पूरे टूर के अंदर मिला। एंड आई थिंक जितनी भी कंफर्ट जोन था वो नेविगेशन एडवेंचर जो वकास थे उन्होंने हमें। तो आप दोनों की जो इतनी बबली एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है, आई थिंक वो एक टिपिकल हॉल में शादी होना जिसमें 200 लोग, चलो कोविड की वजह से 100 लोगों का इशारिया होता, जैनब ये बिल्कुल अपीलिंग नहीं लग रहा था आपको? मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर कोई कर रहा होता है, और आप भी चाहो तो आप कर लो, कोई मत, लेकिन आप उसको मेमोरेबल कैसे बनाओगे? हर कोई चाहता है कि अपनी शादी को मेमोरेबल बनाए, हर किसी का अपना स्टाइल होता है। तो जो चीज़ मुझे पसंद थी, मैं हमेशा जब ट्रैवल कर रही होती थी तो मुझे एक जो चीज़ पसंद थी, और एक क्लिप था जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरा एक ड्रीम था कि एक
बर्फ से लदे हुए पहाड़ हो और उसमें मेरा ब्राइडल ड्रेस के अंदर एक पिक्चर हो जाए। मैंने बात अकेली नहीं है उसमें ना, सारे जिन्होंने यश चोपड़ा की मूवीज देखी है ना बचपन में, उनको वही जहन में आता है कि शिफॉन की साड़ी और बर्फ से लदे पहाड़ हो। तो हसन आप भी इसी तरह की मूवीज देखते हुए होंगे आई एम श्योर। मूवी तो खैर इसी तरह की देखते हैं, बट इतना क्रेजी जो है वो ड्रीम नहीं था। बट वो कहते हैं कि लाइफ में आपको लाइफ में सही पार्टनर मिले तो आपको वो चीजें मिल जाती हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की। मुझे लगता है इसमें एक वो जो अंडरलाइन करंट होता है ना, लोग कहते हैं अगर आपने किसी को स्पेशली तो उसके साथ सफर करके देख लें तो इट मस्ट हैव बीन अ ग्रेट आइस ब्रेकर फॉर योर एक्सटेंडेड फैमिली, यानी आपको अपने ससुराल से और आपको अपने ससुराल से मिलने का और उनको जानने का बेहतरीन मौका मिला होगा। बेसिकली जो हमारा बेसिक आइडिया था ना, जो मैं एक्सेप्टेंस लाने में कामयाब भी हुआ फैमिली से, वो यही था। सफर एक ऐसी चीज है जिसमें अजनबी भी दोस्त बन जाते हैं, तो जब दो खानदान आपस में मिलने तो वाई नॉट उनके दरमियान बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी हो। तो इसीलिए जब हम सफर पे साथ निकले, इनकी इमीडिएट फैमिली मेरी इमीडिएट फैमिली, तो जो शायद आई थिंक बॉन्डिंग उस टूर पे उस सफर में बन गई, शायद अगर हम नॉर्मल ट्रेडिशन से चलते हैं तो शायद वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता। एग्जैक्टली, वरना वो चंद घंटे का इवेंट इतना ज्यादा हेडेक बना हुआ होता है, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, लेकिन उसके अंदर जो होस्ट होते हैं वो भी परेशान होते हैं, आने वाला भी परेशान होता है। तो इससे बेहतर है कि एवरीबडी एंजॉयज देयर वेडिंग एंड यू नो इट्स अ ग्रेट चेंज। लेकिन ज़ैनब मुझे बताएं कि लड़कियों के लिए अपनी खास लुक, यानी वो तो 3 महीने पहले से पिंटरेस्ट शुरू हो जाता है ना कि जी फलानी एक्ट्रेस जैसा मुझे लुक चाहिए, इसके जैसे बाल चाहिए, इसके जैसा मेकअप चाहिए। आप मुझे बता रही थी कि कई इन लोकेशंस पे तो आपके पास आईना भी नहीं था एंड यू सेल्फ ग्रूम्ड योरसेल्फ। ये कुछ पछतावा तो नहीं रह गया कि एक और फोटोशूट अब यहाँ पे कराएंगे विद अ प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था, क्योंकि वही बात है कि हर किसी का अपने ड्रीम्स होते हैं। तो मेरा जो ड्रीम था कि मुझे ट्रैवलिंग पे ज्यादा फोकस करना है, तो मेरा मेकअप पे उतना फोकस था भी नहीं। तो मैंने प्लान यही था कि हम किसी से रूम बोरो कर लेंगे और वहाँ पे सिर्फ चेंज करना है और थोड़ा सा रेडी हो जाएंगे। इतना आइडिया नहीं था कि उस रूम में शीशा तक नहीं मिलेगा मुझे तैयार होने के लिए, और बस वो विंडोज जो लगी हुई थी उसके रिफ्लेक्शन में देख के बस जितना मैं तैयार हो सकती थी उतना मैं हो गई। तो क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए मुझे इतना फील नहीं हुई वो चीज़। लेकिन मुझे ये बताया हसन, टिपिकल पाकिस्तानियों की तरह ना हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं अगर हम हवाई जहाज़ में भी जा रहे हैं और उसमें कोई दुल्हन हो जो अभी रुखसती करके आई है, दुल्हन की तरह तैयार है वो जाए। आप लोग जब माशाल्लाह पूरे अपने वेडिंग टोर्सों में दोनों कभी किसी गली से कभी किसी पहाड़ के पास से निकल रहे थे, तो मुकामी लोगों ने तो रश लगा लिया होगा। हाँ, बेसिकली ये उनकी तरफ से मोहब्बत भी थी जो एक थी कि वो आपको बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट भी दे रहे थे, वो खुश भी हो रहे थे क्योंकि उनको इस बात की खुशी हो रही थी कि उनका जो टूरिज्म है वो जो है वो प्रमोट हो रहा है, तो उनको ये अच्छी बात लग रही थी। और काफी ये कि जो दूसरे टूरिस्ट वगैरह आए हुए थे तो कभी फनी से कमेंट सुनने को भी मिलते थे। कोई खातून आके वो ये बोल के चली जाती थी, ये टिकटॉकर है, ये लोग तो अपनी वीडियो बना रहे हैं। तो किसी का ये था कि कपड़ों के ना एडवर्टाइजमेंट चल रही है, ये तो किसी मैगजीन का फोटो शूट हो रहा है। कुछ जो थे वो आके पूछ लिया करते थे, जो फिर वो दुआ भी दे के जाते थे। सचमुच में मियां बीवी हैं? हाँ, आप लोग शादी का ब्राइडल शूट हो रहा है, जब उनको बताते थे तो फिर अच्छा लगता था। लोग अपनी तरफ से वीडियोस भी बना रहे थे, पिक्चर्स भी ले रहे थे, तो इट वाज ऑल गुड। एक अच्छा सेटअप था और मजा आया। अच्छा हसन, अक्सर नौबेहाता जोड़ों को ये खलिश रह जाती है, शिकवा होता है कि यार अगर हमने इशाया दिया है, अरेंज किया है, उसमें हमसे कोई खाने को नहीं पूछ रहा। तो खाना बड़ा अहम पार्ट है, चाहे वो फैमिली हो चाहे दूल्हा दुल्हन हो। आप लोगों को आपकी मनपसंद चीजें मिल गई। व्हाट वुड यू से अबाउट द क्यूजीन्स जहाँ जहाँ आप लोग गए? खाना इस ट्रिप में कितना इम्पोर्टेंट और कैसे प्लान था? खाना आई थिंक किसी भी ट्रिप के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, बंदा एनर्जाइज्ड हो जाता है खाने से। लेकिन मैं फिर वही बात बोलूंगा, जो वकास हमारे साथ थे और जो उनकी टीम हमारे साथ थी, उनका इतना अच्छा था, वो सुबह ही हमसे पूछ लिया करते थे यार आज खाने का दिल क्या है। हाँ। वो हम उन्हें पहले ही बता देते। और जब हम पूरा घूम के फोटोशूट के बाद जो हमारे फोटोग्राफर्स आदिल, आरजू, स्टॉर्म फोटोग्राफी हमारे साथ थे, जब हम उनके साथ वापस आते थे तो जो हमने डिश बोली होती थी वो हमारे लिए टेबल पे तैयार होती थी। एंड द गुड पार्ट वाज कि जो बजट डिसाइडेड था वो उसी बजट के अंदर कुछ भी करके वो हमारे लिए जो हमें चाहिए, डिनर और ब्रेकफास्ट हो या लंच हो, वो मैनेज करके देते थे। तो ये चीज एक बहुत रिलैक्सिंग था, क्योंकि अगर अब इंसान खुद बगैर किसी टूर ऑपरेटर के निकले तो इन चीजों को मैनेज करना पड़ता है। तो बंदे का टाइम फिर वहीं यूज हो जाएगा, तो एंजॉय कैसे करेगा? तो आई थिंक कि टूरिज्म को प्रमोट होना चाहिए, और जितनी ये टूर गाइड की जो कंपनीज हैं जो ऊपर की तरफ आ रही हैं, हम लोगों को इनको हेल्प भी करना चाहिए ताकि हम दोनों की कोलैबोरेटिव हेल्प से जो पाकिस्तान के टूरिज्म पे। वैसे इनको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने चाहिए। आमतौर पे लोग कहते हैं अपनी शादी को यादगार बनाना हो तो किसी फुप्पो या किसी खाला को नाराज कर दो, आपकी शादी ऐसी यादगार बनेगी कि आप याद रखेंगे। बट ज़ैनब यू केम अप विद दिस आइडिया, तो इन्होंने तो बच्चों का जिक्र किया, जो आपके साथ बुजुर्ग अफराद साथ थे, कहीं उनकी कंप्लेन तो नहीं आई कि यार आपकी शादी में तो हमारे
गोडे गिड्डे रह गए, आपने कहा हमें पहाड़ों पे चढ़ा दिया। नहीं, इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखा गया। वही बात मैं फिर सेकंड करूंगी हसन की, कि अगर आपके पास एक प्रॉपर टूर गाइड हो ना जो आपको प्रॉपर गाइड कर रहा हो चीजों को, तो उसको पता है कि किस एज ग्रुप के लोग आपके साथ हैं, उसको पता है कि किसको किस हद तक आगे ले जाया जा सकता है। अगर उनके लिए क्या एक्टिविटीज प्लान थी? आप लोग तो फोटोशूट के लिए निकल जाते थे, देवर एट द गेस्ट हाउस, तो उनको कैसे एंटरटेन रखा था? अच्छा, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम अगर अपने नॉर्दर्न एरियाज में निकले ना, तो काफी कुछ एक्टिविटीज हैं जो वहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पहाड़ हैं और दरिया बह रहा है, ऐसा नहीं है। हम जब सवात में पहला शूट था हमारा शुगरान के अंदर था, और उधर वहाँ पे वो टायर के अंदर बैठ के वो जा रहे थे, स्कीइंग वगैरह कर रहे थे, तो हमारी फैमिली वो एंजॉय कर रही थी एक तरफ। फिर वहाँ स्नोमैन्स बना रहे थे वो लोग, वो ये सारे काम कर रहे थे जब हमारा फोटोशूट चल रहा था। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से, कि जो वो कपल्स जो आपको देख के अब इंस्पायर हो और ये करना चाहते हो, बेहतरीन टाइम कौन सा है इसको अवेल करने का? कई लेवल्स होते हैं, इतनी शदीद सर्दी भी ना हो कि आप कुछ भी ना कर सकें, तो व्हाट वुड बी द रिकमेंडेड मंथ्स हसन? आई थिंक आई रिकमेंड कि अगर सर्दी हर कोई बेयर नहीं कर सकता, और अगर आपको फिर एक अच्छा फोटोशूट चाहिए, क्योंकि सर्दी में वो ब्राइडल ड्रेस या ग्रूम ड्रेस पहनना भी मुश्किल होता है, आप ऊपर जैकेट्स वगैरह नहीं ले सकते, तो आई प्रीफर कि जो मार्च अप्रैल मई वाला सीजन होता है, जो ग्रीनरी वाला सीजन होता है, आप उसमें जाएं। जो मौसम में बहार होती है उसमें आप जरूर जाके एक्सप्लोर करें। थैंक यू सो मच हसन एंड ज़ैनब, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। व्हाट अ ब्रिलियंट एंड ब्यूटीफुल स्टार्ट टू देयर मैरिड लाइफ, और यही हम सबकी दुआ है कि इसी तरह आप लोग सब आगे बढ़ते रहें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। हमारे यहाँ बड़े सुपर हिट होते हैं जी, और अक्सर लोग पूछते हैं कि टॉपिक्स कहाँ से आए। ये टॉपिक्स कई दफ़ा आप सजेस्ट करते हैं और हमें निशानदेही करते हैं कि यार ये भी मसला है सिद्रा, इस पर बात कीजिएगा। तो ऐसा ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे पास रिलेशनशिप्स और शादियों के हवाले से आया कि चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जब आप फैमिली को कन्विंस करने जा रहे होते हैं, जब फैमिली दूसरी फैमिली को और ख़ास तौर पे कैंडिडेट को परख रही होती है, तो उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एज का है, यानी उम्र का, कि लड़की की उम्र क्या है, लड़के की उम्र क्या है। तो आज हमने सोचा कि एक कामयाब शादी के लिए, बेहतरीन कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कितना एज डिफरेंस होना चाहिए। हमने देखा कि अरेंज मैरिज अगर आप प्योरली उस रूट से जा रहे हैं, तो अम्मियाँ कोशिश करती हैं कि लड़की यंग हो, छोटी हो, बस अभी अभी ग्रेजुएट किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें तो कंपैटिबिलिटी और जो प्रेफर्ड एज है वो अंडर द एज ऑफ 25 है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिसेज में एक दूसरे से पसंदीदगी हो जाती है, तो कई ऐसे बड़े कामयाब कपल्स आपको नजर आएंगे जिनमें एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मे बी 6 months, a year, क्योंकि साथ ही पढ़ रहे थे, कॉलीग्स थे। तो ज्यादा कामयाब शादी कौन सी होती है? जिसमें वो दोस्ताना माहौल ज्यादा होता है, या कामयाबी की दलील ये होती है क्योंकि अल्लाह ताला ने द मेल फिगर, द हस्बैंड्स आर मेंट टू बी अ लिटिल मोर डोमिनेटिंग, हेड ऑफ द फैमिली, जो हमारे ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं। तो क्या एज डिफरेंस वहां पे हेल्प करता है? एक दूसरे की कदर, इज्जत, रिस्पेक्ट वहां पे ज्यादा होती है। तो ये बड़ा अहम एक पहलू है, आज इसको लेके चलेंगे और इसके लिए हमारे पास एक जबरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मुख्तलिफ समाजी और पर्सनल मसाइल के ऊपर बात बड़ी खूबसूरती से करते हैं। आपने इनकी कई क्लिप्स सोशल मीडिया पे देखे होंगे और मुझे पर्सनली बड़ा मजा आता है बिकॉज ही इज लाइक एन एल्डर टू ऑल ऑफ अस। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सेकेंडली जी, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर मैच मेकर हैं और लोगों की पल्स को, लोगों की डिमांड और लोग जो ढूंढ रहे होते हैं उससे बड़ी बखूबी वाकिफ हैं। हमारे साथ है रुखसार खुर्शीद। थैंक यू रुखसार फॉर बीइंग हियर। ऑफ कोर्स जमाने के ऊपर एक नजर रखते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर एंकर पर्सन एंड जर्नलिस्ट शहजाद खान। थैंक यू शहजाद फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इसमें क्योंकि स्टडी आ जाती है अट्रैक्शन के बारे में, कंपैटिबिलिटी के बारे में, कि एक दूसरे को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, अपने रोल को बहैसियत एक हस्बैंड के, वाइफ के कैसे निभाया जाए। तो जो नफ्सियात का पहलू है वो बड़ा अहम है। तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल किरण जावेद, हु इज अ क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट। बहुत शुक्रिया जी आपकी भी यहाँ पे मौजूद होने का। अगर जावेद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूं, हम अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन को अगर देखते हैं, अमूमन
एज डिफरेंस जो हमें नजर आता है हस्बैंड एंड वाइफ का, वो कुछ सिचुएशंस में बहुत ज्यादा नजर आता है कि जी 10-12 साल का डिफरेंस था। कुछ में नजर आता है कि शादी जल्दी हुई थी, तो दोनों ही दूल्हा और दुल्हन उस वक्त बहुत यंग एज के थे, 16-17 साल की उम्र में दोनों की पकड़ के शादी कर दी गई। तो आप क्या समझते हैं कि कम एज डिफरेंस होना ज्यादा कामयाब बनाता है शादी को, अंडरस्टैंडिंग को, कंपैटिबिलिटी को? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो बाकी पैनल है ये माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं और मुझसे बेहतर तरीके से इस पूरे इशू के ऊपर वो डेलिब्रेट करेंगे। जी। जो मैं जाती तौर पे समझता हूं वो ये है कि दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ना, उन सब रिश्तों में से सबसे यूनिक रिश्ता ये है जो मैट्रिमोनियल रिश्ता है। सही। जो बिल्कुल मैट्रिमोनियल रिश्ता है वो सबसे यूनिक रिश्ता है। वो इस तरह एक ऑन अ लाइटर टोन के अंदर, जैसे हम कह सकते हैं ना कि किसी का सुतेला बाप हो सकता है, किसी की सुतेली बहन हो सकती है, सुतेली माँ हो सकती है, मगर किसी की कोई सुतेली बीवी या सुतेला हस्बैंड नहीं हो सकता। सही। तो दिस इज अ वेरी वेरी सगा रिश्ता। हाँ जी। इन मेरे ख्याल के अंदर। सही। दूसरी बात यह कि जिस उम्र में मैं हूं इस वक्त अराउंड 59, मुझे ये लगता है कि सबसे ज्यादा अल्टीमेटली जिस रिश्ते पर इन्वेस्ट करना चाहिए और जिसका सबसे ज्यादा फायदा होता है वो आपके स्पाउस के ऊपर है। सही। क्योंकि अल्टीमेटली सारे रिश्ते इधर उधर हो जाते हैं, मगर जो स्पाउस ही है वही है आपके साथ बिल्कुल मौजूद होता है। इस रिश्ते को अगर हम एक कारोबार के हिसाब से देखें ना, तो फिर बहुत सारी बातें बीच में आती हैं। जैसे आप गाड़ी खरीदने जाएं तो गाड़ी पेट्रोल कितना इस करेगी, उसकी मेंटेनेंस पे क्या चाहिए होगा, कौन सा रंग मार्केट में इन है, और गाड़ी की आफ्टर सेल सर्विस क्या होगी। लेकिन जब हम शादी का रिश्ता चुनते हैं, मेरे जाती ख्याल के अंदर इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं वो हमारी जो दोस्त हैं ये मैच मेकर्स हैं और जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये सारे बताएंगे। बिल्कुल जावेद साहब, बल्कि आप ही की बात को कंटिन्यू करते हुए मैं रुखसार साहबा के पास जाना चाहूंगी। रुखसार क्या कहती हैं, क्योंकि आप आए दिन लोगों को, खानदानों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कर रही हैं, क्या डिमांड्स आती है लोगों की? यानी अगर लड़के की उम्र 27-28 साल है, जिसमें नॉर्मली हमारे यहाँ लड़कों की शादी प्लान की जाती है, सोची जाती है, तो वो जब उनके घर वाले, उनकी अम्मी और उनकी बहनें निकलती हैं लड़कियों को देखने के लिए, आपसे क्या कहती हैं, क्या एज ब्रैकेट होना चाहिए लड़की का? देखिए सिद्रा, आपने मेरे से 2 डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस किए हैं कि क्या चीज जो है वो पैरामीटर में होनी चाहिए और क्या चीज है जो हम फेस करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है जी। अच्छा, उसके अंदर ये है कि हमारे पास यूजुअली हर कैटेगरी के जो है वो प्रपोजल्स की डिमांड आ रही होती है। उसमें अर्ली 20s में भी हैं, उसमें 30s के भी हैं, 40s के भी हैं, 50s के भी हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो वो चीज तो उसके साथ वेरी करती जाती है, लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट है बाकी सारी चीजें वेरिएबल होने के साथ, वो ये है कि लड़की 18 से 19 साल की उनको चाहिए। सही। हालांकि मेरा ख्याल ये है कि जितना दोनों पार्टनर्स के बीच में आज के दौर में, क्योंकि पहले के दौर में शायद ये चीज बहुत ज्यादा चल भी जाती थी कि अगर 10 साल का डिफरेंस है या 15 साल का डिफरेंस है तो वो चीज कोप अप हो जाती थी, लेकिन आज के दौर में दोनों पार्टीज आर सो मच अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस, सो मच अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग अराउंड देम, उनके आगे पीछे क्या हो रहा है। लेकिन रुखसार, सॉरी टू इंटरप्ट यू देयर, रुखसार हमारा क्योंकि टॉपिक है एज डिफरेंस। देखें 18-19 साल की लड़की की शादी करना वो उनकी पेरेंट्स का प्रेरोगेटिव है, फैमिली ट्रेडिशंस क्या हैं। 18 साल की लड़की क्योंकि बालिग होती है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। सवाल मेरा ये है कि अगर एक लड़की की उम्र 28 साल है, बेशक 32 साल है, इवन 40 साल है, क्या सबकी डिमांड यही है कि 18-19 साल की लड़की हो? क्योंकि मेजोरिटी आर आफ्टर 18 to 19, उनका ये है कि जी अभी वो उनकी एज बहुत छोटी है, वो हमारे नॉर्म्स में, हमारे कल्चरल जो वैल्यूज हैं या जो हमारी फैमिली ट्रेडिशंस हैं या जिस तरह से हम चीजों को लेके चलते हैं, उनके लिए उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की ऑप्शन जो है, वो फ्लेक्सिबिलिटी का जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो कि 28 साल की बंदी होगी। जिसने समझना है। बिल्कुल, ऑन अ लाइटर नोट नुकसान, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चियां जैसी पैदा होना उनको आप योगा या जिम्नास्टिक्स में भेज दिया करें ताकि उनकी लचक, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर हो जाए। ये डिमांड क्यों आती है, ये सवाल क्यों आता है, अनबिलीवेबल। लेकिन किरण, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आमतौर पर अगर किसी फैमिली के पास एक ऐसे लड़के का रिश्ता लेके जाया जाए जो उनकी बेटी से 10 साल बड़ा है, तो जो रिश्ता करा रही होती है, जो प्रोपोगेट कर रही होती है, वो कहती है कि जी लड़का बड़ी उम्र का है तो क्या हुआ, लड़की की उम्र नहीं देखते, उसकी
कमाई देखी जाती है, वो मैच्योर है, वो स्टैब्लिश्ड है, आपकी बेटी का ज्यादा ख्याल रखेगा। और दूसरी तरफ कम उम्र लड़की का अगर रिश्ता पुश किया जा रहा होता है तो यही इसी तरह की आप बातें सुनते हैं कि जी कच्ची उम्र है, मोल्ड हो जाएगी, आप जैसे रखेंगे वैसे रहने लगेगी। और देखने में ये आया है कि ना इधर वाली पार्टी मोल्ड होती है ना उधर वाली पार्टी ख्याल रखती है। तो क्या कहेंगी आप इस बारे में? देखिए, इसमें सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि शादी क्या है, राइट? व्हाट इज शादी? उसमें ये दो लोगों का आपस में एक ऐसा म्यूचुअल एक रिलेशनशिप है जिसमें उन्होंने सारी जिंदगी डेफिनेटली एक दूसरे के साथ रहना है, ठीक है? जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि लाइफ टाइम जो एक पार्टनरशिप है, एक जेन्युइन रिलेशनशिप है, वो हमेशा इसमें रहता है। सो जरूरी क्या है कि जब दोनों ने लाइफ लॉन्ग साथ रहना है तो दोनों की अपनी एग्रीमेंट और कंपैटिबिलिटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज में है वो जानना बहुत जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से यही चीज जो है नहीं देखी जाती। सिर्फ ये देखा जाता है कि स्टेटस क्या है, राइट? खासकर अमूमन सोसाइटल ये है कि मर्द का स्टेटस क्या है, कितना कमा रहा है, क्या एज है, और लड़की कितनी छोटी है तो वो कितनी मोल्ड हो सकती है। और इसके अलावा जब उसके इतने बच्चे हो जाएंगे तब भी वो यंग लगेगी और एक एनर्जेटिक एक्टिव माँ का जो है वो रोल प्ले करेगी। दैट वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम मेन एज वेल। यानी आप ये क्यों समझते हैं कि जो फादर है वो एक हेलीकॉप्टर पेरेंट होगा और उसका यंग होना, उसका एक्टिव होना, उसका फिजिकली फिट होना इंपॉर्टेंट नहीं है? तो ये बड़ी अहम चीजें हैं और इस पे बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक एजिंग का एलिमेंट भी आ जाता है। कई लोगों का ये भी ख्याल होता है कि जी अगर 7-8 साल का मियाँ बीवी में डिफरेंस है तो 2 बच्चे होने के बाद जो हमारे यहाँ नॉर्म्स हैं कि बीवियां अपना ख्याल नहीं रखती हैं, खवातीन में एजिंग प्रोसेस आता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो वो लगभग बराबर ही लगने लगते हैं। ये कितनी इसमें हकीकत है, इस पे बात करते हैं। एक कॉलर ले लेते हैं पहले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गयूर बेग बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जो अभी आप बात कर रही थी उसी हवाले से। एक आजकल हमारा ट्रेंड बन गया है कि एज डिफरेंस जो है वो ज्यादा होना चाहिए। इसके अंदर मैं अपने घर में भी खवातीन से कुछ डिस्कशन हुआ तो उसके बारे में उनका कहना भी यही था और फैक्ट भी यही है कि आजकल जो खवातीन हैं मतलब एक बच्चा हो गया या 2 बर्थ हो जाती हैं, 3 बर्थ हो जाती हैं, उसके बाद ये फैक्ट है कि लेडीज जो है ना बहुत जल्दी से अपनी उम्र आगे बढ़ने लगती है उनकी। बाय फेस देख लें, बाय लुक देख लें, तो इस वजह से आजकल की जो लेडीज हैं वो अपने घर के अंदर ये सोच रही होती हैं कि एज डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ऑब्वियसली। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी की है कि ये सिर्फ सोसाइटल की बात नहीं है, लड़कियां बड़ी कॉन्शियस हो जाती हैं। अगर आप किसी लड़की को शादी के मौके पे कह दें कि तुम अपने हस्बैंड से बड़ी लग रही हो या तुम्हारा मेकअप ऐसा है कि तुम उससे बड़ी लग रही हो, ये पता नहीं क्यों हमारे लिए एक पेन पॉइंट बन जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी टॉक अबाउट। लेकिन क्या इसका अट्रैक्शन से कोई ताल्लुक है? क्या वाकई यू नो व्हेन समबडी हैज लिव्ड विद यू और आपके बच्चों की वो माँ है तो अगर वो एक खास तरीके से लगती है, वो थोड़ी ओवरवेट है या वो उस तरह नहीं दिखती जैसी लिखती थी जब उसकी शादी हुई थी, तो क्या वाकई मोहब्बत में, अंडरस्टैंडिंग में, रिस्पेक्ट में कोई कमी आ जाती है? इस पर जरा बात करते हैं। या हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि आफ्टर दी एज 10 ईयर्स 15 साल के बाद आपके हस्बैंड का जो आप में इंटरेस्ट है वो क्योंकि आपकी खूबसूरती वो नहीं रही तो खत्म हो जाएगी? ये बड़े अहम सवाल हैं, चुभते हुए सवाल हैं। इस पर बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। दाना कहा करते थे कि अगर आपने वाकई लड़की का इखलाक देखना है, उसका रख रखाव देखना है, तो आप घर की तरफ नजर डालिए कि घर को कितनी अच्छी वो घरदारी से रखती है, सलीके शौरी से रखती है। लेकिन अगर आपने ये देखना हो कि उसके हस्बैंड का क्या कैरेक्टर है और वो किस तरह का रवैया रखता है, तो लड़की पे यानी उसकी बीवी पे नजर डालिए। अगर वो शक्ल से मुतमईन लग रही है, खुश लग रही है, दैट मीन्स कि शी इज बीइंग प्रायोरिटाइज। उसकी इमोशनल नीड्स, उसकी घरेलू नीड्स, उसकी फाइनेंशियल नीड्स, सब चीजें पूरी की जा रही हैं। तो इसमें एजिंग का ही सिर्फ ये ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये फिनोमेना क्यों है? पिछले राउंड में हमें मौका नहीं मिला। शहजाद, बिफोर आई टेक अ कॉलर, मुझे बताइए कि ये जो लोगों ने कह दिया है कि जी जब औरत की उम्र बढ़ती है, बच्चे हो जाते हैं, अगर वो अपने आप को लुक आफ्टर ना करे तो मर्द की तरफ से यानी उसके हस्बैंड की तरफ से उसके लिए ख्याल, उसका रख रखाव, उसकी केयर कम हो जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है? सतही तौर से अगर देखा जाए, अगर बिल्कुल सुपरफिशियली देखा जाए तो ये बात ठीक लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना रिश्ता मजबूत होता है मियाँ बीवी का, वैसे भी डॉक्टर साहब ने बात की, सबसे मजबूत रिश्ता ये होता है जो कि आखिर तक कैरी ऑन करता है।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वो खातून शादी के बाद अगर आप उसको देखें, इफ़ शी इज़ ग्लोइंग, उसकी आंखों में चमक है और खुश है, तो इसका मतलब ये है कि दे आर गुड, उनके आपस में रिलेशनशिप अच्छी है। अच्छा, जब रिलेशनशिप अच्छी होती है तो फिर एज डिफरेंस भी मैटर नहीं करता। समटाइम्स एज गैप जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। सही। एज डिफरेंस इतना भी ना हो कि जनरेशन गैप लगे, लेकिन हम गए दूल्हा अंकल आ गए और बच्ची जो है वो रुखसत हो रही है। हाँ। तो एक तो बात ये हुई। दूसरी चीज ये कि ये जो हमारे यहाँ इस बात कही जाती है ना कि एज कुछ भी हो, लड़की 18, 19, 20 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। ये हमारे यहाँ के जो लड़के वाले जब लड़की ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उनको खुद ये थोड़ा सा रियलिस्टिकली सोचना चाहिए कि अगर सारे मर्द 18 साल की लड़की ढूंढेंगे, चाहे ये देखे बगैर कि अपना लड़का जिसके लिए वो देखने जा रहे हैं उसकी तालीम, उसका रखरखाव, उसमें उसकी तरबियत कैसी है या उसका प्रोफेशन कैसा है, उन्हें लड़की 18 साल की चाहिए। तो मजाक में लोग कहते भी हैं कि लड़के जैसे भी हों उनको डॉक्टर लड़की चाहिए जो कि 18 साल की हो और रोटियां बनाना जानती हो। तो ये गोल रोटी, अब गोल रोटी, जी बिल्कुल गोल रोटी। अच्छा शहजाद, इसमें बड़ी अहम बात ये भी है कि आप 18 साल की बच्ची की शादी तो कर देते हैं और चलें एक मिनट के लिए मांग लेते हैं कि फैमिली बहुत अच्छी है, लड़का बड़ा मैच्योर है, लेकिन एक 18-19 साल की लड़की ने दुनिया नहीं देखी होती, उसने ड्रामे बहुत देखे होते हैं, फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। उसका दिल चाहता है कि जब मैं तैयार हूं तो अगला मेरी तारीफ करे, फूल लेके आए, रोमांटिक डिनर पे लेके जाए। जब अगर एज ज्यादा है और वो लड़का करियर की बड़ी एक पीक पॉइंट पे पहुंचा हुआ है या उसने वहां पे फोकस करना है तो ये इमोशनल नीड्स पीछे रह जाती हैं। उसका क्या नुकसान होता है, इस पे बात करते हैं। कॉलर से पहले बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम ज़िया बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी ज़िया, क्या कहेंगे, आइडियल एज डिफरेंस क्या होना चाहिए मियाँ बीवी का? मैम हमारे जो कल्चर में जनरली इसकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि 4 to 5 इयर्स का एज डिफरेंस होना चाहिए। सही। इसका इम्पैक्ट उसकी फिजिकल फिटनेस और मेंटल कोलैबोरेशन के ऊपर ज्यादा इसको इंसिस्ट किया जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं पैनल का एक जो है ना डॉक्टर जावेद भी मौजूद हैं, एक और पॉइंट की तरफ भी, डिफरेंट एस्पेक्ट की तरफ रोशनी डलवाना चाहूंगा कि बाहर वाले ममालिक में, खसूसन टर्की में आजकल चेंज आ रही है कि जो शादी की एज है वो 35 से 40 में की जाती है ताकि वो मैच्योरिटी लेवल लड़कियों का और लड़कों का उस एज में पहुंच चुका होता है, वो इकोनॉमिकली और मेंटली स्टेबल होते हैं और वो रिश्ते को एक अच्छी तरह लेके चलते हैं। दो कि ये इस्लामिक उसके अगेंस्ट है, लेकिन इसको इकोनॉमिकली और दुनियावी लिहाज से इसका कंपैरिजन भी ड्रॉ करना चाहिए। नहीं, यहाँ हम अगर, थैंक यू सो मच ज़िया फॉर दैट कॉल। जावेद साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। जो इमोशनल, जो जहनी मैच्योरिटी है बच्ची की या उसके जो जज्बात हैं, आप नहीं समझते कि 18-19 साल की बच्ची के साथ ज्यादती होती है अगर उसको एक बहुत ही मैच्योर बंदे के साथ रिलेशनशिप में रख दिया जाए जो उसका ख्याल भी ना कर रहा हो? जैसे हमने कहा कि नन्ही नन्ही ख्वाहिशें कि कोई तारीफ करे, कोई फूल ला दे, बल्कि बाकायदा गुस्से से ये कह दिया गया कि भाई ये एक्सपेक्टेशन मुझे मत करो, ये बचकाना चीजें मैं नहीं कर सकता, तब क्या करना चाहिए? देखिए सिद्रा, आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में मेरा तारुफ कराते हुए ये कहा था कि ये हमारे बुजुर्ग हैं, तो मैं बुजुर्ग होने की हैसियत से आपको हुक्म देता हूं कि आप मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं करूंगा। जी, प्लीज गो अहेड। शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑन अ लाइटर नोट। देखिए, बात मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी बातें बड़ी ठीक बातें हैं। सही। लेकिन ये बातें बड़ी जचती हैं जब हमने कोई गाड़ी खरीदनी है, जब हमने किसी जगह पर घर बना के प्लॉट लेके उस पर घर बनाना है कि कहां से हवा आएगी, कहां से हवा नहीं आएगी, रोशनी क्या होगी, टैक्स कितना होगा। मेरे जाती ख्याल के अंदर इस रिश्ते की सबसे अहम बात यह है कि जिन दो लोगों को आप इकट्ठा रहने के लिए सारी जिंदगी इतने इंटीमेट रिलेशन में बांध रहे हैं, उनके दरमियान मोहब्बत है कि नहीं है। ये हमें मोहब्बत की गलत डेफिनेशंस पढ़ा के, ड्रामे आप लोगों ने दिखा के और इसके अलावा चीप किस्म के जोक्स को सर्कुलेट कर करके हमने कहा है कि शादी से पहले तो लड़की अहम होती है और जब वो बीवी बन जाती है तो फिर वो दिल से उतर जाती है। मेरे ख्याल के ट्रू मोहब्बत सिर्फ आपकी अपनी बीवी के साथ ही हो सकती है, हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब प्रॉब्लम ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि हमारे माशरे में किसी भी जगह पर हम लोगों को डॉक्टर बनना, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा प्लीज। जी 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 जी। हम किसी को भी, हम लोगों को डॉक्टर बनाना सिखा रहे हैं, जर्नलिस्ट बनाना सिखा रहे हैं, उसको हम यानी मिस्त्री का काम सिखा रहे हैं। हम हमारे मुआशरे में किसी जगह पर बच्चों को खामद बनना और बीवी बनना सिखाया नहीं जा रहा, क्योंकि वो सिखाया नहीं जा रहा और उनके सामने जो कंपेरेबल मॉडल है वो बिजनेस मॉडल है।
तो हम ये कहते हैं बिजनेस के हिसाब से कौन सा बिजनेस ठीक होना चाहिए। मेरी आखिरी बात इस सिस्टम में यह है, मैं समझता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माइनर डेट के जो एज बड़ी हो एज छोटी हो कितनी एज हो, अगर दो लोग मोहब्बत के साथ एक दूसरे को रह सकते हैं, लिहाजा वो मोहब्बत मुआशरे में सिखानी जरूरी है। लेकिन जी अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई है डॉक्टर साहब, तो मैं इससे ये पिक करना चाहूंगी कि देखिए जब हम बात करते हैं मोहब्बत की जुबान, अब साइंस ये प्रूव करती है कि मोहब्बत की भी 5 मुख्तलिफ जबानें होती हैं। इसको यानी मेरे व्यूअर्स ढूंढ सकते हैं, 5 लव लैंग्वेजेस की बात की जाती है कि किसी शख्स के लिए मोहब्बत जताने का तरीका ये है कि वो तोहफा दे, दूसरे के लिए अहम है कि जी मेरी बेसिक चीजों को लुक आफ्टर कर दे, कि जी गाड़ी लेके गया है तो मोहब्बत में वापस लाते हुए उसमें पेट्रोल डाला हुआ हो। जैसे रिवायती तौर पर हमारे यहाँ जब अगर आप पुराने ड्रामे और चीजें देखते हैं या रेफरेंसेस की बात करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना मोहब्बत समझा जाता है। यहाँ पे अगर मैं किरण आपसे पूछना चाहूं कि अगर दो लोग जो साथ रह रहे हैं, क्योंकि उनका एज डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स फर्क हैं, अगर उनकी मोहब्बत की जुबान ही फर्क है, लड़की कम उम्र है और वो जो एक्सपेक्ट करती है, लड़का कहता है कि जी ये तो बचकाना हरकतें मुझसे नहीं होंगी, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए एक बात बहुत जरूरी है जानना कि हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि शादी वो हो जिसमें कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। कॉम्प्रोमाइज शादी तो फिर शादी का फायदा। ये जानना बहुत जरूरी है कि दो इंसानों में डिफरेंसेस हैं। साइकी हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करती है, नफ्सियात ये कहती है कि हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, मे बी सोचने के, मे बी बिहेवियरली, यू नो, इमोशन फीलिंग वाइज भी। सो हमें एडजस्टेबिलिटी तो अपने बहन भाइयों के साथ भी करनी पड़ती है। बिल्कुल राइट। अगर 4-5 बहन भाई हैं तो सब एक साथ नहीं हो सकते। इवन माँ बाप के साथ भी समटाइम्स हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती, वहां पे भी थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस चलते हैं। कॉम्प्रोमाइजेस को बहुत ज्यादा एक बड़ा वो चीज दे ली गई है कि मुश्किलात है, हर्डल्स है। कॉम्प्रोमाइजेस इज अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सन पर्सपेक्टिव, दूसरे की जगह पर आके उसके बारे में भी सोचना और अपनी भी बात सामने रखते हुए उसको भी अंडरस्टैंड करवाना इज एडजस्टेबिलिटी। और इस एडजस्टेबिलिटी के साथ ही एक रिलेशनशिप चल सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह हम लड़की की बात कर रहे हैं कि ठीक है उसने एडजस्ट भी कर लिया, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं अगर वो कम उम्र है, समटाइम्स शी डजंट इवन नो हाउ टू वॉइस देम। शहजाद आपकी तरफ आना चाहूंगी, ज्यादा एज डिफरेंस जहां पे हो उसमें जाहिर सी बात है जो बड़ी उम्र का शख्स होगा वो डोमिनेटिंग फिगर होगा। क्या आपको लगता है कि मेन एट टाइम्स ऑल्सो बिकम इनसिक्योर क्योंकि उनकी उम्र बढ़ रही है और लड़की की उम्र भी बढ़ रही है, तो एज डिफरेंस तो और वाज़े होता चला जाएगा। इससे क्या मर्द हजरात में कभी इनसिक्योरिटी भी डेवलप हो जाती है? ऐसा बिल्कुल है। और यहाँ आई कैरी डॉक्टर साहब पॉइंट। डॉक्टर साहब का मैंने बहुत सारे लेक्चर्स भी सुने हैं और उनकी बात से मैं एग्री करता हूँ जी कि हमारे सोसाइटी में अगर अच्छे इंसान प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएं तो ये एक जब एक अच्छा इंसान होगा तो ऑटोमेटिकली तमाम जो उसके कैरेक्टर्स हैं, जो उसके रोल्स हैं एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, वो उन सब चीज़ों पे पूरा उतरेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये जो इनसिक्योरिटी जो एज के साथ आती है, दैट्स वेरी नेचुरल, ये होता है और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपस में मियाँ बीवी में जो कंपैटिबिलिटी होती है वो इस चीज़ को ख़त्म करती है। और शादी के बाद ख़वातीन का वेट बढ़ता है, मर्दों का वेट बढ़ता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। सॉरी टू इंटरजेक्ट अगेन बिफोर आई टेक अ ब्रेक। शहजाद, इसमें देखा ये गया है कि, और ये नफ्सियात प्रूव करती है कि जो इंसान भी इनसिक्योर होगा, चाहे वो मर्द हो या औरत होगी, वो प्रोजेक्ट करता है अपना पेन। यानी अगर आप इनसिक्योर हो रहे हैं अपनी लुक्स को लेकर, अपनी एजिंग को लेकर, तो आप कभी कभार दूसरे पर निशाना दागते हैं, दूसरे को बुरा कहते हैं। और ये देखने में आया है कि मर्दों की अगर एज बढ़ रही है एंड दे आर बीइंग टॉक्सिक, तो वो जो यंग वाइफ है उसको उस पर जुमले कसने, उस पर पाबंदियां लगाना कि फलाना तुम्हारी तारीफ क्यों कर रहा था, तुम वहां पे क्यों गई। इसी तरह लड़की को बार बार यह साथ दिलाना कि भाई तुम में वो बात नहीं रह गई है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी रियल। और इसका एज से क्या ताल्लुक है, इस पर बात करते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अभी तक हम बात कर रहे हैं अगर एज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो अगर लड़की कम उम्र है, इमेच्योर है, तो वो क्या फील कर रही है, एंड एट टाइम्स शी इज इमोशनली और अदरवाइज अनफुलफिल्ड। लेकिन अब जरा दूसरी तरफ से भी मुझे बैटिंग कर लेने दीजिए। मर्द हजरात के लिए भी आज 2021 में जब हम बात करते हैं प्रेशर्स की, फाइनेंशियल प्रेशर्स की, वर्क प्रेशर्स की, उनको भी एक अंडरस्टैंडिंग कंपेनियन की जरूरत होती है। और अगर एज डिफरेंस ज्यादा है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं है, अगले में वो सोचते हैं कि जी मेरी बीवी में बहुत बचपन है, वो बात समझ ही नहीं पाएगी, उसने कभी बाहर जाके ऑफिस नहीं देखा तो उसको नहीं पता कि ऑफिस के झमेलों को मैं कैसे देख रहा हूं, तो ये भी एक खलीज का बायस बनता है। रुखसार, आपकी तरफ आना चाहूंगी। ज्यादा एज डिफरेंस वाली शादियों में अगर इस तरह के मसाइल हों, इसका खमियाजा या इसका डाउन साइड फॉर अ मैन क्या होता है? वो जो कहा जाता है ना कि जी खूबसूरत है, मोल्ड हो जाएगी, वो सारे रीजंस फिर उस वक्त कहाँ रह जाते हैं? मैं ये आपको चीज बताऊं सिद्रा कि जब एज डिफरेंस बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा हो जाता है, लाइक जनरेशन गैप बन जाती है, लाइक 10 साल 15 साल की एक वो बात हो जाती है, तो एट टाइम्स यूजुअली ये होता है कि थिंग्स टर्न आउट टू बी अ डिजास्टर, क्योंकि जो दूसरी पार्टी भी है, जो लड़की है, उसको नहीं पता कि व्हाट आर द प्रेशर्स एंड व्हाट आर द थिंग्स द गाय इज एक्चुअली फेसिंग। तो उस वक्त काम जो है ना बहुत खराब हो जाता है और बैलेंस बिल्कुल आउट हो जाता है। सही। और उसकी एक्सपेक्टेशंस शायद वही है कि आप अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में हैं, वो कहते हैं जी सारी दुनिया के मर्द कर रहे हैं, आप करें, काम मुझे लाके दें। तब ऐसी सिचुएशन में किरण करना क्या चाहिए? हाउ टू मेक द, इसमें क्या बुजुर्गों का किरदार होता है कि उनको दिखा के बिठा के समझाएं, क्या करें? देखिए, बिल्कुल आपने अच्छी बात की कि किरदार जरूर घर वालों का भी होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए कि जब शादी करवाते हुए वो ये खास तौर पे देखते हैं कि लड़का कैसा होना चाहिए, और हमारे लड़का है तो उसकी लड़की कैसी होनी चाहिए। तो बात की चीज़ों में भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर और चीज़ें ठीक नहीं चल रही तो वहाँ पर अपना किरदार ज़रूर निभाना चाहिए। और बिल्कुल प्रेशर्स होते हैं, बिल्कुल दोनों तरफ से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लड़की जब छोटी उम्र की लाई है तो डेफिनेटली वो अपनी मेच्योरिटीज़ या अपनी में भी उस उम्र तक नहीं पहुँचेगी जहाँ पर उसने समझना है सब चीज़ों को। तो मेल्स को कभी कभार आगे जाकर काफ़ी सालों बाद या कुछ अरसे बाद ये एहसास होने लग जाता है कि वो नहीं समझ पाएगी और कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। वैसे ऑन द काउंटर आर्ग्यूमेंट टू दैट किरण इज, और यहाँ पे ज्यादती होगी कि अगर हम प्रोग्राम में ये बात ना करें। अभी तक ऐसा लग रहा है हम सिर्फ नफी कर रहे हैं कि ज्यादा एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मैंने कई ऐसे कपल्स को जो मेरे दोस्त हैं, फैमिली में भी हैं, कॉलीग्स हैं, जिनका एज डिफरेंस कुछ नहीं है, या तो मियाँ बीवी की उम्र बराबर है या 1 आध साल का डिफरेंस है। उसमें मेरे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा मोहब्बत बहुत मिली है, अंडरस्टैंडिंग बहुत मिली है, लेकिन इज्जत बिल्कुल नहीं मिली है। तो जहाँ इतनी बेतकल्लुफी या दोस्ती होती है तो लोगों के कान में चुभता है कि जी हमारे खानदान में तो हमेशा मियाँ बीवी आप तमीज से, आप जनाब से बात करते थे, ये अनोखा यंग कपल है जो तुम थे और तू तड़ाक से बात करता है। तो जावेद साहब, वो जो एक रिवायती अंदाज है हमारा कि बहरहाल एक फादर फिगर है या घर का जो एक तसलसल है, जेंडर रोल्स है कि मर्द की एक इज्जत है, उसको वो तकरीम आप दें, जहां एज डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता और बिल्कुल पहले भी दोस्ती का माहौल था या बिल्कुल बराबर की उम्र है, देखने में ये आया है कि ये बेतकल्लुफी बदतमीजी में बदल जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जब जमाना आगे को बढ़ता है ना जी, तो ये नहीं है कि जमाना खराब हो गया है और वाला जमाना अच्छा था, सिर्फ ये कि जमाना डिफरेंट हो गया है। सही। जब जमाना डिफरेंट होता है तो वहां एथिक्स, मोरालिटी और सोशल एटिकेट्स, इन सब के स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाते हैं। यानी जिस चीज को हम पहले इज्जत कहते थे, अब वो नए पैराडाइम के अंदर वो इज्जत का वो मयार नहीं है। इज्जत, इसका मतलब ये नहीं कि दिल में इज्जत नहीं है। और देखिए, मेरी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई है जी। इस रिलेशनशिप के अंदर देखिए ना, ये मेरा एक बेटा है, ये मेरा एक मजबूरी का रिश्ता है, बायोलॉजिकल रिश्ता है ना एक तरह से। सही। यानी वो मेरे घर पैदा हो गया, अब मैं उसको ओन करूंगा, वो मुझे एज अ फादर ओन करेगा। ये जो रिश्ता है ये बहुत ऑप्शनल रिलेशनशिप है। सही। और ऑप्शनल रिलेशनशिप के अंदर जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो मोहब्बत है। बिल्कुल। अगर हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं है तो फिर हम इस तरह की टेक्निक्स के बारे में गौर करेंगे और सोचेंगे। लेकिन अगर एक पावरफुल ओनरशिप है, एक पावरफुल बॉन्ड है मोहब्बत का, तो एज ज्यादा हो, एज कम हो, उसका मिजाज डिफरेंट हो, उसका डिफरेंट हो, वो तमाम चीजें अकोमोडेट हो गई है। मैं सिर्फ करना चाहता हूं कि हमें अपने मुआशरे के अंदर मोहब्बत को दिखाना चाहिए और मोहब्बत के सारे शेड्स को दिखाना चाहिए। जब लोग मोहब्बत को एज अ पर्सनल कैरेक्टर अडॉप्ट करने लग जाएंगे
तो वो अच्छे बाप होंगे, अच्छे शहरी होंगे, अच्छे बॉस होंगे और एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर फयाज मलिक फैसलाबाद से। जी सर, क्या कहेंगे? मैं ये जो आपने टॉपिक शुरू किया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और दिस कवर्स ए ग्रेट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। इसमें मसला ये है कि अगर लड़की की एज ज्यादा है तो उसमें क्या हर्ज है? देखें, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा से शादी की, जिनकी उम्र उस वक्त 40 साल थी। बेशक। और उन्होंने सारी की सारी औलाद उनकी उसी से ही, उनकी बड़ी खुशगवार जिंदगी रही। असल चीज जो है किसी भी मैरिड कपल के लिए दैट इज लाइक माइंडेडनेस और उनकी एक दूसरे के टॉलरेंस और एडजस्टमेंट, कि आप अपने हालात को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। अब देखें हमारे यहाँ कितनी ह्यूज नंबर ऑफ फीमेल इंक्लूडिंग स्कूल टीचर्स, लेक्चरर्स, लेडी डॉक्टर्स, नर्सेज एंड इन एडिशन टू दैट डाइवोर्सीज और जो है विडोज। बिल्कुल सही कह रहे हैं रियाज साहब, बड़े अहम पहलू की तरफ आपने निशानदेही की है कि अमूमन जब हम एज की बात करते हैं तो यही सोच रहे होते हैं कि मर्द की उम्र ज्यादा, खातून की उम्र कम, और वो कितना ज्यादा डिफरेंस है जो एक्सेप्टेबल है। अभी तो हम उस इर्तिका की मंजिल पे पहुंचे ही नहीं कि जहां हम ये सोशली एक्सेप्ट कर पाए एट अ लार्जर स्केल कि खातून की उम्र मर्द से ज्यादा भी हो सकती है और फिर भी वो एक कामयाब शादी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज जो पैनल मौजूद था, शहजाद, किरण, रुखसार एंड ऑफकोर्स डॉक्टर जावेद साहब। बड़ा वसी टॉपिक है, इसको दोबारा भी किसी दिन उठाएंगे। बस आपको सबकी प्रेजेंस का, इनपुट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।